दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में बहुत ही शानदार जो है चैप्टर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे 10 in 1 की। 10 in 1 क्या है दोस्तों? तो एक ही क्लास में 10 चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है कि सर हम लोग एक ही वीडियो देख करके अपने 10 चैप्टर पर बाकायदा रिविजन कर ले रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम पढ़ेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सवाल, अलंकार से संबंधित सवाल, छंद से संबंधित सवाल, भाषा विज्ञान, पत्र लेखन। इसी के साथ साथ बात करेंगे अव्यय और अविकारी शब्दों के बारे में, लोकोक्तियों के बारे में, अर्थबोध से संबंधित सवाल, निपात से संबंधित सवाल और साहित्य की विधाओं से जुड़े हुए तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। मैं बार बार आपको बताते आया हूं और आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अभी तो आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हमारा जो पहला चैप्टर दोस्तों कौन सा चैप्टर है? तो अलंकार से संबंधित ये तथ्य मैं आप सभी के लिए के समक्ष आया हूं। तो पहला बहुत ध्यान से पढ़ेगा। सवाल क्या दे रहा है? लिख रहा है जब काव्य में आवृत्ति एक से अधिक बार हो। क्या दोस्तों? आवृत्ति। मैंने आपको बताया था आवृत्ति माने क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति का अर्थ होता है कोई शब्द कम से कम 2 बार आया, ठीक है, तब उसे कहते हैं आवृत्ति, यानी बार बार आने को आवृत्ति कहा जाता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है दोस्तों साथ साथ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहां साथ की आवृत्ति है। क्या है दोस्तों? आवृत्ति। यानी कोई भी शब्द अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तब उसे आवृत्ति कहते हैं। और यहां किसकी बात कर रहा है दोस्तों? काव्य में आवृत्ति एक से अधिक बार हो। आवृत्ति याद रखिएगा शब्द की भी हो सकती है और आवृत्ति वर्ड की भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। शब्द और वर्ड किसकी आवृत्ति हो सकती है दोस्तों? तो याद रखिएगा आवृत्ति वर्ड की भी हो सकती है। वर्ड मतलब क्या हो गया? अक्षर, ठीक है, अक्षर की भी हो सकती है। और आवृत्ति जो है दोस्तों शब्द की भी हो सकती है। और जहां कहीं ऐसा होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक सवाल दोस्तों और आप सभी से पूछता है, ये अनुप्रास अलंकार ये किस टाइप का अलंकार है? तो जब हम लोग अलंकार पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है दोस्तों शब्दालंकार और एक होता है दोस्तों अर्थालंकार। तो ये दोस्तों जो अलंकार हम पढ़ रहे हैं ये शब्दालंकार का भेद है। किसका भेद है दोस्तों? यह अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत आता है? यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में भी मैंने ये चीजें डिस्कस किया था, इसके पहले के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज उसके बात के तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आगे सब देखिए, एक लाइन ऐसे देता है, पद देता है, काव्य की कुछ पंक्तियों को देता है, आपको पहचानना पड़ता है यहां कौन सा अलंकार है, ठीक है? और आप जान लीजिए अनुप्रास अलंकार के कई सारे भेद होते हैं, कम से कम 5 भेद आपको जानने चाहिए, ठीक है? वो 5 भेद से संबंधित सवाल मैं आप सभी के समक्ष दे रहा हूं। लिख रहा बंदो गुरुपद पदुम परागा। देखिए यहां पर भी प है, यहां पर भी प है, यहां पर भी प है। थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि यहां पर वर्ड की आवृत्ति दिख रही है। किसकी आवृत्ति दिख रही है दोस्तों? वर्ड की आवृत्ति दिख रही है, यानी एक ही वर्ड दोस्तों कई बार आया हुआ है। और जब कभी आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसे ही वर्ड की आवृत्ति नजर आए तो याद रखेगा उसको क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। लेकिन एक छोटी सी कहानी आपको याद रखना पड़ेगा। छेकानुप्रास में जो आवृत्ति है ना वो याद रखेगा 2 बार होती है। आवृत्ति कितनी बार होती है दोस्तों? 2 बार दोस्तों आवृत्ति देखने को मिलती है। और ये आपको याद रखना 2 बार, यानी कोई शब्द कोई वर्ड जब केवल 2 बार आए, आवृत्ति मत लिखिए यहां पर, केवल 2 बार आए दोस्तों तब उसे हम क्या कहते हैं? कम से कम याद रखेंगे। अगर 2 बार आ रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? यहां पर कहेंगे दोस्तों कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास के भेद में छेकानुप्रास उसे कहा जाएगा। एक तीसरा शब्द देखिए, लिख रहा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु तेरे। यहां पर देखिए यहां भी त आया है, यहां भी त आया है, यहां भी त है, यहां भी त है, यहां भी त है। जब दोस्तों एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो जाए? बार बार हो जाए, ठीक है? याद रखें जब क्या हो जाए दोस्तों? जब वर्ड की आवृत्ति ही क्या हो जाए दोस्तों? आवृत्ति क्या हो जाए? बार बार होने लगे तब दोस्तों उत्तर बदल जाएगा। अगर 2 बार होगा तो उत्तर छेकानुप्रास, अगर बार बार होगा तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तब उसे कहेंगे वृत्त्यानुप्रास। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम नाम देंगे वृत्त्यानुप्रास का। कोई दिक्कत आपको? वृत्त बनता है ना गोला, ठीक है? तो याद रखिएगा गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वृत्तानुप्रास कहेंगे। बहुत आराम से समझते चलिए। तीसरा था दोस्तों दिनांत था दे दिननाथ डूबते। आप जरा ध्यान दीजिएगा, द जो है ना ये दंत्य वर्ड है, था जो है दोस्तों ये भी दंत्य वर्ड है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप दंत्य वर्ड की बात करेंगे तो दंत्य वर्ड किसे कहते हैं? दंत्य वर्ड कहते हैं त खो, त थ द
ध न। और आप जरा देखिए, अगर इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे ना तो इसमें यही वाले वर्ड देखने को मिल रहे हैं। और जब कभी ऐसा हो तब याद रखेगा वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है दोस्तों? श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि वो सुनने में अनुप्रास लगता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल द ही होगा, इसी से संबंधित कुछ भी हो सकता है, मतलब वह एक वर्ग विशेष की आवृत्ति होगी वहां पर, यह आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको यही नहीं पता कि दंत वर्ण क्या होता है, कंठ वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों की आवृत्ति जिन वर्णों का उच्चारण करने से कंठ से आवाज निकलती है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। क ख ग घ अंग। जहां तालु से आवाज निकलती है वहां तालु व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे कहते हैं च छ ज झ इया। ट को दोस्तों मूर्धा कहते हैं। इसी तरह त को दंत कहते हैं। प वर्ग से संबंधित जितने भी अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, प फ ब भ म, इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सीखिए। ये वर्णमाला चैप्टर की बातें हैं, वो चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें भी ऐसे बताया गया है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। लिख रहा है जब शब्दों या वाक्यों की ही आवृत्ति हो जाए। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ड की, अक्षर की आवृत्ति हो रही थी, अक्षर बार बार आ रहा था। करा दोस्तों, जब शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो जाए किंतु अन्वय करने पर दोस्तों क्या हो जाए? उसका अर्थ बदल जाए। अन्वय करना मतलब जानते हैं? यानी जब उसे तोड़ तोड़ के आप जानना चाहेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, तब उसे कहते हैं लाटानुप्रास। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, एक और लाइन दे रहा दोस्तों, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए, एक आपको लग रहा होगा कि मैक्सिमम जो अक्षर हैं वो मैच कर रहे हैं, केवल जो अंतर है दोस्तों तो यहां सपूत और कपूत में अंतर है, बाकी देखिए पूरा का पूरा वैसे ही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका अन्वय करना चाहूंगा, अन्वय मानी यानी वाक्य को तोड़ करके आपको समझाना चाहूंगा। लिख रहा पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र, पूत माने पुत्र, पुत्र अगर कुपुत्र हो यानी वो दुराचारी हो, गंती विचारधारा वाला हो, तो उसके लिए क्यों धन का संचय कर रहे हो? अपनी सारी खुशियों को मार करके ये धन क्यों जुटा रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तो दुराचारी है, वो तुम्हारे धन का सत्यानाश कर देगा। यानी धन कलेक्शन करना व्यर्थ है, धन का संचय व्यर्थ है। गलत कर रहा हूं तो बताइए। और दूसरी लाइन क्या लिखा है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया है, सदाचारी है, तो उसके लिए धन क्यों जुटा रहे हो? क्यों? क्योंकि वह तो धन अपने कर्मों से कमा लेगा। तो ये धन का संचय क्यों करना? सर बात तो बड़ी सही है, ये बात हमारे काव्यों में लिखी गई है। और याद रखेगा इससे क्या बोध होता है? ये लाटानुप्रास है। क्या है दोस्तों? यहां पर लाटानुप्रास। परीक्षा में ऐसे ही सवाल देता है कि आप पहचानिए, बताइए कौन सा अलंकार है। ये तो हमारा एक चैप्टर की बातें रही। जब जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तब तब अलंकार में सेम सेम चीजें नहीं पढ़ेंगे, हमेशा मैं आपको अलग चीजें पढ़ाता हूं। यानी इसके पहले मैंने जो 10 चैप्टर कराया, वो 10 चैप्टर में अगर कभी अलंकार की बातें किए होंगे हम लोग, तो ये सारी बातें नहीं की होंगी, इससे परे बातें हुई होंगी। देखिए नितिन सर आपका टाइम खर्चा कराने नहीं आए हैं, आप विजिट करिए, अच्छे से चीजों को पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा दे दिया। वैसे तो मुख्य रूप से दोस्तों छंद के 2 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए गलत है। आप पढ़िए, जब परीक्षा में पूछेगा तो आप बताइएगा 3 प्रकार। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ना 3 अलग अलग जो है छंद के प्रकार आपसे जानना चाहता है। वो प्रकार दोस्तों कौन सा है? पहला है दोस्तों वर्डिक छंद। कौन सा है? वर्डिक छंद। दूसरा आप पढ़ते हैं दोस्तों मात्रिक छंद। क्या पढ़ते हैं? मात्रिक छंद। और जो तीसरा आप भूल रहे हैं उसका नाम है दोस्तों मुक्तक छंद। क्या दोस्तों? मुक्तक छंद। ये वाला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम लोग जोश जोश में क्या करते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं पढ़ना, हम लोगों का ध्यान उसी वर्डिक और मात्रिक पे रह जाता है, हम कभी मुक्तक पे ध्यान नहीं दे पाते और परीक्षा में जल्दीबाजी में 2 उत्तर कर देते हैं। ठीक है, 2 नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? 3 होगा। अगर आपसे कभी पूछे छंद के प्रकार तो क्या बताएंगे? 3 प्रकार। आगे देखिए, लिख रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम मतलब जहां आप कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, रुकें थोड़ा सा, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो याद रखें जहां जहां विराम लेते हैं ना उसे हम यति नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? उस विराम को हम क्या कहते हैं? यति नाम देते हैं। जैसे हिंदी में हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा होगा, जहां हम लोगों ने पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उप विराम, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरह से जब छंद पढ़ते हैं तो यहाँ यति की बात करते हैं, कितने के बाद रुकना हमें। ठीक है, लिख रहा दोहा छंद में मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखेगा दोहा की बात करेंगे तो 13-11 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 13-11 मात्राओं। ये 13-11 के बीच में डैश क्यों है? इसी डैश को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी डैश को हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी डैश को हम यति कहते हैं। ठीक है, अच्छा 13-11 जोड़ देंगे। अगर पूछे परीक्षा में कुल कितनी मात्राएं होती तब क्या बताएंगे? तो कुल मात्राओं की संख्या होती 24। कितनी होती है? 13-11 जोड़िए कितना हो जाएगा? 13 10 23 1
24। ठीक है, एक सवाल और पूछता है, ये जो दोहा है ना किस प्रकार का छंद है? तो याद रखेगा ये जो दोहा होता है ये बताइए अर्ध सममात्रिक है या अर्धवर्णिक है? वर्णिक में कुछ नहीं होता, यह अर्ध सममात्रिक का उदाहरण है। ठीक है, मात्रिक छंद भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक, एक होता विषम मात्रिक। ये तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, ये मात्रिक भी जाके तीन भागों में बढ़ जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोहा क्या दोस्तों? यह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है और 24 कुल मात्राएं होती हैं, 13-11 पर यति होता है। एक सवाल परीक्षा में और देता है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत दोस्तों कौन होता है? ये मात्रा की दृष्टि से कहने का क्या मतलब है? क्योंकि जो यति आपने 13-11 पर दिया है वो यति अब उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 11-13 पे, तभी तो उल्टा होगा। 13-11 का उल्टा क्या हो जाएगा? 11-13 हो जाएगा, याद रखेगा। लेकिन मात्राओं की कुल संख्या की बात करेंगे तो कुल संख्या पहले भी 24 था और अभी भी क्या दोस्तों 24 ही है। और दोस्तों ये पहले भी किस में आता था? यह अर्ध सममात्रिक में आता था, अभी भी दोस्तों यह अर्ध सममात्रिक में आएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं सोरठा की। किसकी बात कर रहे हैं? हम सोरठा की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सोरठा में जो मात्रा होता है वो 11-13 की यति पर होता है। ठीक है, कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है, अर्ध सममात्रिक का उदाहरण होता है, दोहा का ठीक उल्टा होता है। परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, तब क्या बताएंगे? सोरठा का उल्टा दोहा होता है, ये आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कुंडलिया छंद दो छंदों से मिलकर बना होता है, क्या आप वो दो छंदों का नाम बता सकते हैं? कुंडलिया, कुंडलिया दोस्तों इसमें दो छंद होता है, याद रखेंगे। यह दोहा और रोला के मिलने से बनता है। किसके किसके मिलने से? दोहा और रोला के मिलने से बनता है। और याद रखेगा प्रत्येक में 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं दोस्तों? प्रत्येक में 24 मात्राएं देखने को मिलती हैं जब आप बात करते हैं कुंडलिया की। ठीक है, तो कुंडलिया याद रखेंगे यहां पर कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा का और 4 चरण जो है ये रोला का होता है, ये आप याद रखेंगे। लिख रहा अवधि का निजी छंद कौन सा? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है। अवधि का निजी छंद, तो बताएगा दोस्तों अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवय है। कौन है दोस्तों? अवधि के निजी छंद का नाम क्या है दोस्तों? ये बरवय है, याद रखेगा। और बरवय में कुल मात्राएं कितनी होती? तो कुल 19 मात्राएं होती। कितनी होती दोस्तों? बरवय में कुल कितनी मात्राएं होती? 19। अब आपके मन में अगला सवाल, सर यति वाला बता दीजिए। तो याद रखेगा 12-7 पर यति होता है। कितने पर दोस्तों? 12 और 7 पर दोस्तों यति देखने को मिलता है। यानी प्रथम चरण में 12 मात्रा और द्वितीय चरण में 7 मात्राएं होती है, ये कहने का मतलब है। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इसके ठीक पीछे छंद वाले चैप्टर को आप देखेंगे तो वहां हमने नए सवाल कराए, रिपीट नहीं करते हैं। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे, आप बताओ कुछ रिपीट मिल रहा है क्या आपको? हर बार कुछ नया सवाल। कॉपी पेस्ट नितिन सर की बस की बात नहीं है, हम हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं। ठीक है, कहने वाली बात नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला चैप्टर दोस्तों अव्यय या अविकारी शब्द। बताया था आपको विकारी मतलब क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। क्यों विकार उत्पन्न होगा? लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आप पढ़ रही है, पढ़ नहीं रही है, मोहन पढ़ नहीं रही, मोहन पढ़ रहा है। लिंग के हिसाब से दोस्तों स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पुल्लिंग का प्रयोग करना चाहिए। क्यों दोस्तों? इस तरह से इसे कहा जाता है विकारी शब्द। विकारी में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जब आप अविकारी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें क्रिया विशेषण आता है, इसमें संबंध बोधक आता है, इसमें समुच्चय बोधक आता है, इसमें विस्मयादि बोधक आता है। ये 4 प्रकार दोस्तों हम यहां पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिख रहा है हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। यहां पर आप हाईलाइट करिए कि शहर के आसपास की बात हो रही है। ये आसपास बहुत हरियाली है, किस प्रकार का दोस्तों? अविकारी। तो क्रिया विशेषण जब आप पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, अच्छा पहले जान लीजिए इसके 4 भेद में लिख दे रहा हूं। एक तो होता है दोस्तों क्रिया विशेषण। तो जब आप क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो इसके तमाम भेद होते हैं और क्रिया विशेषण से संबंधित मैंने कई सारे सवाल आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। तीसरा दोस्तों इसका जो प्रकार होता है समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है। और चौथा 2 प्रकार होता है ये विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। जिसमें से क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण से संबंधित तथ्य जितने भी थे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संबंध बोधक के बारे में, इसके जितने भी वैरायटी होते हैं और आगे के वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे। यहां जो सवाल लिख रहा दोस्तों हमारे शहर के आसपास, ये कहीं ना कहीं संबंध को दर्शाता है। जैसे आपसे कहा जाए हमारे आसपास किताबें हैं, हमारे आसपास अच्छा माहौल है, ये यानी हमसे संबंध को दर्शा रहा है। इस के की वजह से दोस्तों ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है इसको। इसीलिए यहां पर उत्तर क्या होगा दोस्तों? यह किस प्रकार का अव्यय है यहां पर? तो यह संबंध बोधक अव्यय नजर आ रहा है। क्या है दोस्तों? यहां
यहां संबंध बोधक अव्यय नजर आ रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल और दे दिया कि बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। ठीक है सर, आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, हमें पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे दोस्तों किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों? तो जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में रिपीट किया था मैंने, वहां बताया था धीरे धीरे रीतिकालवाचक है। क्या दोस्तों? या रीतिवाचक कहिए। ये किसका भेद है दोस्तों? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। किसका दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहां पर देखने को मिलता है। कहीं भी अगर आपको धीरे धीरे मिले ना तो आप यही उत्तर करिएगा। जैसे लिख रहा है उस पर तुरंत रोक लगाओ। क्या लगाओ दोस्तों? यहां तुरंत मेन है, रोक लगाना नहीं। उस पर तुरंत रोक लगाओ। ये क्या, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये तुरंत मतलब अभी के अभी, उस पर तुरंत रोक लगाओ, अभी के अभी की बात हो रही है। यानी हम इसको कह सकते हैं कालवाचक। क्या कह सकते हैं? कालवाचक। क्यों, यही कहेंगे ना, कुछ और? हाँ, कालवाचक ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, कालवाचक, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा कि उस पर क्या करो, अभी अभी रोक लगाओ। जैसे हमने कहा ट्रेन अभी अभी चली गई, ट्रेन अभी अभी चली गई, ये कालवाचक है, समय की बात हो रहा है यहां पे। ठीक है, लिख रहा है तुम कब आओगे, ये तो दोस्तों एक तरह से प्रश्नवाचक है। ठीक है, पूछा जा रहा है सवाल ना, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, यह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। यहां पे आपका जवाब होगा, याद रखेंगे। कर वह आया और चला गया, तो याद रखिएगा इसको और इसको, यानी वह आया और चला गया, वह आया और सो गया, वह आया और घूमने चला गया, पिक्चर देखने चला, कुछ भी कहा। ये और क्या कर रहा है? दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जहां चीजों को जोड़ा जाता है वहां क्या होता है दोस्तों? वहां समुच्चय बोधक होता है। क्या होता है? वहां कौन सा अव्यय होता है? वहां समुच्चय बोधक अव्यय नजर आता है। ठीक है, इसी तरह से तुम तुरंत यहां से चले जाओ, तुम तुरंत। अब तुरंत में मैंने बताया था क्या हो जाएगा दोस्तों, तुरंत जो होता है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या दोस्तों? यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे साथ पढ़ा करिए ना, तो कॉपी कलम लेके बैठा करिए। और कॉपी कलम लेके नहीं बैठेंगे तो कभी भी नितिन सर की क्लास से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ऐसे 1000 क्लास देख डालो, कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर चाहते हो तो सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम कहता है मेरी क्लास में आप कॉपी कलम लेके बैठो, पहले खुद से करो। ये सवाल आया ना, मेरे वीडियो को पॉज कर दो, अपने मन से लिखो कि आपका उत्तर क्या है, फिर मैच कराओ कि नितिन सर ने क्या आंसर दिया। अपने उत्तर को क्रॉस करना, उसके जगह पे सही उत्तर नोट करना। सही रहेगा तो अपने आप को गुड बोलना। ठीक है, ये तरीका होता है। आप इस तरह से एक हफ्ता काम करके देखो, एक सप्ताह, ज्यादा नहीं, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप समझ जाएंगे कि आपकी पोजीशन एक्चुअली में क्या है। आप ध्यान दो, जो समझाया जा रहा सीखो। ठीक है, गुरु हम है ना, तो मेरी बातों को मानो, आप अपने आप को मत मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निपात। निपात मैंने बताया था दोस्तों, निपात में क्या किया जाता है दोस्तों, एक तरह से बल दिया जाता है कार्य के लिए। ठीक है, और कई तरह के निपात होते हैं जिसमें 7-8 भेद मैंने आपको बताया था, उससे संबंधित सवाल भी कराया था। आज पुनः कुछ सवाल हम करने वाले। जैसे लिखा है आज तकरीबन, क्या दे दिया दोस्तों, तकरीबन 11 बजे उसकी कॉल आई। मजा आ गया सर, फोन आ जाता है 11 बजे ना, कसम से दिन अच्छा लगने लगता है। अरे मत पढ़ो उसके चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे। आगे देखो यहाँ, ठीक है, लिख रहा आज तकरीबन 11 बजे उसकी कॉल आई। ये तकरीबन शब्द कहाँ आता है दोस्तों? ये अवधारणा बोधक कहा जाता है। किस प्रकार का निपात है दोस्तों? ये अवधारणा बोधक निपात है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा लीक से हट करके। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है मिश्रा जी हमारे पड़ोसी हैं, तिवारी जी हमारे मकान के बगल में रहते हैं। ठीक है, ठीक, इस तरह से हमने कहा। तो जैसे दोस्तों हमने कहा यहाँ जी, कुछ लोग दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड के आगे भी जी लगाते हैं। मतलब इतना सम्मान, वाह वाह, इतना सम्मान अगर आप विवाह के बाद दीजिए ना, तब मान जाए कि आप मतलब असली धरोहर हैं देश के। संभव नहीं हो पाता ना, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है मिश्रा जी हमारे पड़ोसी हैं। जी लगा के हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, इनको आदर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो यहाँ आदर बोधक निपात है। कैसा है? ये सब निपात के भेद में आते हैं। ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये आदर बोधक निपात है। यहाँ हमने अवधारणा बोधक निपात की बात किया। इसी तरह से आ गया ये, लिख रहा है तुम सिर्फ बातें ही करती हो, तुम सिर्फ बातें ही करती हो। दोस्तों यहां बातें के बाद जो ही है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम सिर्फ बातें ही करती हो, यहां क्या, इसको हम बलदायक कर सकते हैं या सीमा बोधक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसे हम बलदायक कर सकते हैं या इसे हम सीमा बोधक निपात कर सकते हैं। ठीक है, सीमा बोधक निपात, ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है हमने आज तक उसे देखा, हमने आज तक उसे देखा तक नहीं है। ठीक है, हमने आज उसे, आज तक मत बोलिए, हमने आज उसे देखा तक नहीं है या आज तक उसे देखा तक नहीं है, ये भी बोल सकते हैं, दोनों तक भी हो सकता है। यहां भी दोस्तों एक तरह से बलदायक कर रहे हैं। ठीक है, बलदायक कि हमने ऐसा किया ही नहीं। ठीक है, या फिर इसे आप सीमा बोधक भी कर सकते हैं। तो दोनों आपका इस मामले में सही जवाब होगा। ठीक है, लिख रहा तुम
ठीक समय पर पार्क में आ जाना। तो दोस्तों यहाँ ठीक समय की बात हो रहा है, ठीक है, तो ठीक समय पर पार्क में आ जाना, तकरीबन ये काम हुआ। इस तरह के जो होते हैं सभी में अवधारणा बोधक ही होता है, ठीक है। समय की बात जहां दोस्तों अवधारणा बोधक से ही मतलब रखिए, यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। कह रहा तुम कैटरीना से भी सुंदर हो, वाह भाई इतनी तारीफ, ठीक है। माँ की तारीफ नहीं किया होगा कभी, जितनी पत्नी की हो रही है, गर्लफ्रेंड की हो रही है। सीखो भैया कुछ। लिख रहा तुम कैटरीना से भी सुंदर हो, यहां तुलना बोधक है निपात। कैसा दोस्तों, यह तुलना बोधक निपात है, इसको भी आप याद रखेंगे। इस तरह से निपात के बहुत सारे भेद होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। परीक्षा में सवाल क्या बनता है वो आएगा तो देख लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ज्यादा सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भाषा विज्ञान से संबंधित सवाल, आइए भाषा विज्ञान भी करके ट्राई कर लेते हैं। सवाल दे रहा दोस्तों कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल खास करके बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ का जो पेपर 2 होता है स्पेशल विषय वाला, वहां इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वालिटी वाले सवाल हैं कि नहीं है। लिख रहा साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो किसने कहा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे कहा दोस्तों, पुरानी हिंदी किससे कहा है, तो अपभ्रंश को कहा है। हमने पढ़ा होगा दोस्तों, सबसे पहले लौकिक संस्कृत था, फिर वैदिक संस्कृत आया, उससे पाली का जन्म हुआ, उससे प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, अवहट्ट के बाद खड़ी हिंदी बोली का जन्म हुआ, ठीक है। तो इसमें से अगर अवहट्ट को हटाएंगे तो खड़ी हिंदी बोली का जन्म दोस्तों कुछ विद्वान अपभ्रंश से मानते हैं, इसलिए अपभ्रंश को ही उन्होंने पुरानी हिंदी कर दिया। और सबसे पहले किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बस इतनी सी बातें, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या। अच्छा, आपने कई बार दोस्तों पढ़ा होगा उत्तरकालीन मुगल शासक, ठीक है, यानी जो मुगल थे, मुगल बादशाह जो थे, उनके बाद के जो शासक हुए। तो उत्तरकालीन का मतलब क्या दोस्तों, उत्तरकालीन मतलब होता है बाद। अब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो समझ लेते हैं पहले, वो चले जाते हैं अपभ्रंश के पहले प्राकृत भाषा, तो वहां चलेगा, उसको जवाब दे दिए, वहीं पर कर दिए गलती, ठीक है। तो याद रखेगा अपभ्रंश के बाद क्या था दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे वैदिक संस्कृत है, ठीक है, अगर मान लीजिए वैदिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत से किसका जन्म हुआ दोस्तों, पाली का जन्म हुआ है। पाली से किसका जन्म हुआ है, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद क्या आया दोस्तों, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के बाद क्या आया है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया है, अवहट्ट के बाद क्या आया है, याद रखिएगा खड़ी हिंदी आई है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, कह रहा है ना कि अपभ्रंश के बाद क्या आया, तो अवहट्ट आया है, यानी हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब अवहट्ट जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे घुमा घुमा के पूछता है सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है वो क्या कहलाता है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। पहली बात तो यहां पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कर दिया किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अभी सवाल पूछ रहा है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं। अरे अभी तो कहा गया एक ही है, अभी कह रहा 2 है, उसके बीच के समय को संक्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आप अलग से याद रखेगा, क्योंकि हर विद्वान नहीं मानते कि यह पुरानी हिंदी है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसे किसने कहा है, तो ये स्पेशली याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हालांकि इसके बीच का जो टाइम पीरियड उसे संक्रांति काल कहते हैं, यह आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो दोस्तों ये कभी सवाल आए, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये जयपुर से संबंधित है, आपको याद होगा। उन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा राजा मुंज के बारे में। किसके बारे में, राजा मुंज के बारे में पढ़ा होगा। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। किसने कहा है, स्पेशली नाम याद रखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, प्राकृताभास मतलब प्राकृत धन आभास बराबर प्राकृताभास। तो अपभ्रंश को, जबकि अपभ्रंश बाद में आया है, इसके पहले क्या था दोस्तों, प्राकृत था। तो प्राकृताभास किसने कहा दोस्तों, ये पर्टिकुलर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है प्राकृताभास। किसे कहा दोस्तों, याद रखेगा अपभ्रंश को। और अभी आपने पढ़ा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को एक तरफ प्राकृताभास कह रहे हैं, प्राकृताभास हिंदी, दूसरी तरफ पुरानी हिंदी भी कह रहे हैं। ये दोनों सवाल का उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इस बात को याद रखेगा, ठीक है। यानी ये कई बात उनके द्वारा कहा गया, इसको याद रखेंगे। पंजाबी का विकास दोस्तों किस अपभ्रंश के रूप में, अपभ्रंश के किस रूप से हुआ दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा पैशाची।
कौन सा अपभ्रंश है दोस्तों? पैसाची अपभ्रंश के बारे में पढ़ा होगा। ये पैसाची से दोस्तों जन्म माना जाता है किसका? ये पंजाबी जो भाषा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लिपि तो अलग है, ठीक है, याद रखेगा, गुरुमुखी लिपि में उसे लिखा जाता है पंजाबी को, लेकिन अगर अपभ्रंश की बात करेंगे तो पैसाची अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए आपके मन में आता होगा कि सर ये सारे सवाल नितिन सर लाते कहां से हैं? कौन सी किताब है जिस किताब से ढूंढकर ऐसे सवाल लाते हैं? क्या एक किताब को फॉलो करते हैं? अभी तो मैंने किसी दूसरी किताब को फॉलो ही नहीं किया। अभी तो आपके लिए सबसे अच्छा जो मैटर है ना, वो मैंने आपको अपनी हिंदी में ही दे दिया। अब आपके लिए दोस्तों किताब भी नहीं चाहिए। अरे भाई कोर्स अगर महंगा लग रहा है मत खरीदो, ये क्लास देखने के बाद आप किताब तो ले सकते हो ना, क्योंकि किसी न किसी किताब से तो आप स्टडी करते होंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी किताब से स्टडी करते हैं तो एक बार अपनी हिंदी भी लेके ट्राई कर लीजिए। आप देखिए ना वहां क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीजें दी जा रही है। हमने अपने हिसाब से दोस्तों कोशिश किया कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सकता है, कितना ज्यादा तो दोस्तों यहां पर 36 चैप्टर लिखा गया है और इसी किताब में दोस्तों 5000 सवाल भी मिल जाएंगे। सवाल से फायदा हो जाता है ना कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि आप मौका दीजिए, लीजिए एक बार किताबों को। बहुत सारी किताबें अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जब आप लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल, कुछ सवाल दोस्तों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सवाल है, बड़े आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अलग अलग पत्र हैं, वो पत्र किसके द्वारा निकाले गए हैं आपको सिर्फ इतना बताना। कुछ पत्र तो बड़े आसान हैं, जैसे लिखा दोस्तों हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है। अब हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, सबको पता दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, ठीक है। जो आसान है मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। एक सवाल दोस्तों और पूछ देता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह पत्रिका कहां से शुरू किया था? तो याद रखेगा काशी से। कभी कभी काशी न देकर के परीक्षा में वाराणसी दे देता है, तो दोनों सही हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। एक पत्रिका और दोस्तों हंस, ये भी बड़ा आसान है। हंस पत्रिका किसने निकाला है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका है। किसकी पत्रिका दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका है। और मुंशी प्रेमचंद जी भी कहां से बिलोंग करते थे? ये भी दोस्तों काशी से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी हमारे लिए आसान नजर आ गया कि सर ये ठीक है, ठीक है। यही दो आपको याद है ना। एक और आसान है सर, ये अभ्युदय, ये भी काफी आसान है। ये अभ्युदय पता किसका है? ये मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका है। किसकी पत्रिका दोस्तों? ये पत्रिका है मदन मोहन मालवीय। यही याद है आपको? अगर आपको याद है दोस्तों तो बताइए सही याद है कि गलत याद है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किया था, आप याद रखेंगे। और मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका है, बीएचयू की स्थापना किया था, इसका मतलब उनका भी संबंध दोस्तों काशी से, चाहे आप काशी कहिए चाहे आप वाराणसी कहिए, ये भी दोस्तों आपका सही हो गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सुदर्शन, ये भी काफी आसान पत्रिका। जो कठिन है 1 2 3 यही कठिन है, ठीक है। तो सुदर्शन दोस्तों किसने निकाला है? सुदर्शन जो पत्रिका दोस्तों ये देवकी नंदन खत्री जी की पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? देवकी नंदन खत्री जी की पत्रिका है, ठीक है। अब ये भी सवाल आ जाता है कि देवकी नंदन खत्री जी जो हैं ये बिलोंग कहां से करते थे? तो याद रखेगा ये भी काशी से बिलोंग करते थे। हालांकि इनका जो क्षेत्र है दोस्तों मिर्जापुर क्षेत्र था, आई थिंक, ठीक है, जो हमने कहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आप वाराणसी याद रखें क्योंकि इस पत्रिका का संपादन यहीं से हुआ था। अब इसके बाद बचता कठिन वाले, ठीक है, जो आपको नहीं आता, यही ना, ठीक है। तो कठिन वाला सीखिए पहले क्या होता है। जो इंदु पत्रिका दोस्तों इसका संपादन भी काशी से ही होता था। अंबिका प्रसाद गुप्त नाम है, ठीक है। इंदु में किसका नाम याद रखेंगे? इंदु में नाम याद रखेगा अंबिका प्रसाद गुप्त जी का नाम याद रखेगा। और संजोग देखिए ये पत्रिका भी आपकी काशी वाली थी, तो काशी से कितनी सारी पत्रिकाएं आती थी, है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों मर्यादा जो पत्रिका है, ये पत्रिका दोस्तों इलाहाबाद से निकलता था। और ये किसने निकाला था दोस्तों? ये मर्यादा पत्रिका, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, प्रयागराज से जारी होता था दोस्तों मर्यादा। अरे कृष्ण करके नाम है भाई, बड़ा फेमस राइटर हैं भी, ठीक है। कृष्ण करके नाम है, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इनका नाम कृष्ण है, ठीक है। अब देखिए हमने याद कैसे किया है। हमने पढ़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, फिर याद किया नहीं श्री राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। अब आप नहीं भूलेंगे जीवन भर। लेकिन अब उनके नाम के आगे कुछ तो लगा था, कृष्णकांत समथिंग, जो भी हो, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर जो आप बोल देते हैं वही सही रहता, ऐसा नहीं है। देखिए मन में डाउट रहता ना, तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे किसी वजह से नहीं याद है, ठीक है भाई, आदमी हूं, इंसान हूं, ठीक है। हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं वीडियो को पॉज करूं, एक बार किताब खोलूं, देखूं, फिर आपको बताऊं। भैया इतना करने का समय नहीं, फिर चलूं वीडियो एडिट करूं, भैया इतना समय नहीं, ठीक है। जो आता है आपके सामने है, नहीं आएगा आपको हाथ जोड़ के कर दूंगा, भैया ढूंढ लीजिए, ठीक है। हमको और ज़्यादा बड़ा मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। छोटा मास्टर ही है, सही मास्टर है, कम से कम गलत नहीं सिखाएंगे, कोशिश मेरी रहती है। कभी बाई द वे कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ कृष्ण करके नाम है, जो मैंने
तरीका बनाया याद करने का कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा मैंने बनाया कि श्री राम तो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन यहां पर श्री राम ने बोल के कृष्ण बोलिएगा। और कहां का है दोस्तों, तो प्रयागराज से पत्रिका आती थी। ये सवाल भी आपको याद रखना है, कहां से आता था, प्रयागराज से पत्रिका आता था। प्रयागराज पुराने समय में इसको आप इलाहाबाद भी बोल सकते हैं, इलाहाबाद भी बोल सकते हैं, या और पुराने समय में इसे खाली प्रयाग के नाम से जाना जाता था। तो कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ परीक्षा में दे सकता है। बसता दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों किसे कहा जाता है, पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये पटना की पत्रिका है दोस्तों, इसे काशी प्रसाद जी निकालते थे, ठीक है। और कहां की पत्रिका दोस्तों, ये पटना से निकलती थी, ठीक है, पटना से निकलती थी। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से आपको जोड़ घटा के समझना पड़ेगा, एक एक चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। कुछ सवाल दोस्तों पत्र लेखन से है, लिख रहा परिपत्र। परिपत्र को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद रखेगा, परिपत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर तो वही होता है सर ना, जो कई सारा भेजा जाता है, कई सारे परिस्थितियों को भेजा जाता है, हाँ वही है वही है, इतने बार पढ़ने की याद हो गया। कर परिपत्र ये किस श्रेणी में आता है, अगर यहां श्रेणी की बात हो जाए दोस्तों, तो परिपत्र सर ये कार्यालयी पत्र है। क्या है दोस्तों, ये किस प्रकार का पत्र है, ये कार्यालयी पत्र है। कार्यालय वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कई लोगों को वहीं से भेजा जाता है, सिंपल सी बात है। लिख रहा है एक ही पत्र जब एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अरे सर उसे ही तो परिपत्र कहते। कितने बार सर एक ही सवाल बताएंगे, इतने बार बताएंगे कि उतने बार में आपको याद हो जाए, ठीक है। लिख रहा उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, मैंने बताया था सरकारी पत्र जो होते हैं वो हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। शायद किसी एक वीडियो में हमने उत्तम पुरुष बोल दिया था, क्षमा करिएगा, आज से सुधार कर लीजिए, ठीक है, सुधार कर लीजिए, हो सकता है फ्लो में निकल गया हो। ध्यान दीजिएगा, सरकारी पत्र अन्य शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष में व्यक्तिगत शैली में लिखे गए पत्र आते हैं। अब व्यक्तिगत शैली में दोस्तों अर्धशासकीय भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ व्यक्तिगत चीजों का भी, व्यक्तिगत बातों का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें उत्तम शैली का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। लिख रहा अधिसूचना का प्रकाशन कहां किया जाता है, अधिसूचना माने जानते हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रकाशन कहां होता है, इसका प्रकाशन होता है गजट में। कहां होता है दोस्तों, गजट में। भारत सरकार का जो गजट होता है, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है, गजट में, या फिर दोस्तों इसको हम राजपत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राजपत्र में प्रकाशन होता है। लिख रहा विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति होता है। कौन होता है दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों संपादक। क्या कहते हैं दोस्तों, संपादक, जो खबरों को ढूंढता है, सॉरी संपादक नहीं, संवाददाता, ठीक है, संपादक नहीं, ठीक है, संपादक तो लिखने वाला हो जाएगा, यहां लिखेगा संवाददाता। क्या होता है दोस्तों, संवाददाता। आप देखते होंगे अगर न्यूज वगैरह, तो वहां अक्सर करके आप देखते होंगे कि हमारे फला संवाददाता हमसे कनेक्टेड हैं, वो आपको कुछ बताएंगे, ये सीन दिखाएंगे, फला सीन दिखाएंगे, घटना को कवर कर रहे हैं। तो संवाददाता का काम क्या होता है दोस्तों, तो घटनाओं को कलेक्ट करके समाचार एजेंसियों तक पहुंचाने का कार्य इनका होता है। लिख रहा टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं। मान लीजिए आपने कोई पत्र लिखा, तो हस्ताक्षर जनरली होता किधर, बाएं होता कि दाएं होता, आप अपने मन से बताओ। आप कभी जो है प्रार्थना पत्र वगैरह लिखे होंगे, कुछ लिखे तो नीचे लिखते हैं प्रार्थी का नाम फला फला, फिर सिग्नेचर हमेशा कहां होता है दोस्तों, हमेशा आप जब ऐसे देखेंगे तो हमेशा दाईं ओर होता है। बायां मतलब इधर होता है, दायां मतलब इधर होता है, तो हमेशा दाईं ओर होता है, याद रखेंगे। अगर आपने लिखा होगा एप्लीकेशन वगैरह तो हमेशा दाईं ओर दोस्तों अपना सिग्नेचर करते होंगे, याद रखेगा। तो टिप्पण लेखन में भी होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले चैप्टर में आइए। अगला चैप्टर दोस्तों लोकोक्तियों से संबंधित है। हमने मुहावरों से संबंधित भी कई सारे सवाल किए और लोकोक्ति की बात आ गई। लोकोक्ति मतलब क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। उक्ति मतलब कही गई कोई बात, उक्ति मतलब क्या दोस्तों, कही गई कोई बात, उसी को उक्ति कहते हैं। जैसे एक हो गया दोस्तों, जस दूल्हा तस बनी बराता। जब शंकर जी का बारात गया ना पार्वती जी के यहाँ, तो दोस्तों वहां पर मतलब और लोगों ने जिन्होंने देखा, कहा जस दूल्हा तस बनी बराता। शंकर जी का भेष कैसा था, ठीक है, ऐसे गले में नरमुंड डाले हुए, ठीक है, हाथ में बाह, यहाँ जो है गले में जो है सर बाह करें, हाथ में दोस्तों सर्प, यहाँ बाह में सर्प था, कानों के कुंडल भी सर्प के ही बने थे, इसके अलावा गले में सर्प था, नीचे दोस्तों बाघ की छाल लपेटे हुए थे, जस अब पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। कैसा भस्म, जो 100 को जलाने के बाद जो भस्म होता वो लगा था पूरे शरीर पर। और जस दूल्हा तस बनी बनाता, यानी उनके साथ जो बाराती थे ना वो भी वैसे ही थे।
भूत प्रेत कंकाल यही सब तो दौड़ रहे थे बारात में, ठीक है। तो याद रखेगा सभी एक जैसे, ठीक है, सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक जैसे। इसका अर्थ होता है जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी जो आपके मित्र होते हैं वो भी आप ही के विचारधारा वाले होते हैं, जैसे आप वैसे आपके मित्र, होता है ना जल्दी ऐसा। तो जनरली इसको याद रखेगा। चोर के दाढ़ी में तिनका, तो दोस्तों चोर के दाढ़ी में तिनका इसका मतलब क्या होता है, जो चोर होता है क्योंकि उसने चोरी किया है इसलिए वो हमेशा शंका में होता है, ठीक है, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कहीं कुछ हमसे गड़बड़ तो नहीं होगा, कहीं कोई हमें पहचान तो नहीं लिया, इस तरह से होता है। तो अपराधी हमेशा क्या होता है, शंका में रहता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या दोस्तों, अपराधी हमेशा शंका में रहता है, शंका में रहता है, ठीक है, अपराधी हमेशा शंका में रहता है। आगे देखिए लिख रहा आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, ठीक है, यानी आंख एक नहीं है और कजरौटा मतलब जिसमें काजल लगाया जाता है, छोटे छोटे होंगे तो बच्चों को काजल लगाया जाता है, उसे कजरौटा कहा जाता है, इसमें काजल लगा रहता है। तो यह आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी आप झूठा आडंबर दिखा रहे हो, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं व्यर्थ आडंबर। भाई किस बात का दिखावा, आडंबर मतलब क्या होता है, आडंबर का मतलब होता है दिखावा। आप मुझे बताओ किस बात का दिखावा, व्यर्थ आडंबर है सब, कि आंख एक नहीं, कुछ है नहीं, और कजरौटा 10-10, ये तो आडंबर ही है ना, दिखावा है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ठीक है, दास मालूका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। तो याद रखेगा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यानी अजगर कोई काम नहीं करता, पशु पक्षी ये देखिए कोई काम नहीं करता, लेकिन हमेशा उन लोगों का पेट भरता रहता है। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर सबकी पूरा करता है, ठीक है, ईश्वर सबकी पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है, ठीक है। आगे देखें आधा तीतर, आधी नहीं दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं बेमेल, ठीक है, बेमेल। आधा तीतर मतलब वही है, मिला दिया बेमेल, यानी उनका कोई संगत ही नहीं है, आप कह सकते हैं दोस्तों। या फिर इसका एक अर्थ और भी निकल के होता है किसी तरफ का ना होना, ठीक है, किसी तरफ का न होना, किसी तरफ का ना होना, या उसे आप बेमेल भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं आधा अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, आधा हिंदी पढ़ रहे हैं, अरे भाई कोई कॉन्सेप्ट तो होगा कि नहीं, मुझे यही तैयारी करना है, यही एग्जाम पास करना है, वही चीजें हैं। करा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है, एक तो करेला वैसे ही तीखा होता है, दूजे नीम चढ़ा मतलब वो और भी ज्यादा कसैला हो गया, तीखा मतलब कसैला, ठीक है। तो याद रखेगा इसका अर्थ होता है एक साथ दो दुर्गुण, क्या होता है दोस्तों, एक साथ दो दुर्गुण। किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो दोस्तों, एक साथ अगर दो दुर्गुण हो उसी को कहा जाता है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है। तो याद रखेगा ये इसे सेगमेंट में दोस्तों बोला जाता है, लोकोक्तियां हैं, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। अर्थबोध ये बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, एक तरह से देखा जाए तो हिंदी में मेरा इस समय का सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि यूट्यूब पर ना आज तक मैं कभी हिंदी में वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं था। इधर रिसेंट में दोस्तों 3-4 बार से, 3-4 का मुझे लगता है तीसरी बार है ना, शायद तीसरी बार मैं इस चैप्टर पे चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों जब कोई चीज नया मिलता है तो सच बताऊं मुझे बहुत खुशी मिलती, ठीक है। और ये अर्थबोध का चैप्टर है क्या ना, इसमें हमें कुछ ऐसे शब्द पढ़ने को मिलते हैं जो हम जनरली हिंदी में यूज करते हैं या नहीं भी यूज करते हैं, लेकिन हमें उसका अर्थ पता नहीं होता। जैसे एक शब्द लिखा दोस्तों जनश्रुति, ठीक है। अब जनश्रुति मतलब क्या होता है, जन माने लोग, श्रुति माने सुना हुआ, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं जैसे जनश्रुति लिखा कहीं पर, जन मतलब क्या हो गया, लोग, लोगों, आप ऐसे लिख दीजिए, इसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जन मतलब क्या हो गया दोस्तों, लोगों हो गया, लोगों द्वारा सुना, श्रुति मतलब क्या आ गया, सुना गया, ठीक है, सुना गया। और जो लोगों द्वारा सुना गया होता है वही क्या होता है दोस्तों, वही अफवाह होता है। क्या होता है, अफवाह। आपको पता नहीं होता है कि हकीकत क्या है, बस एक अफवाह उड़ गई और वही दोस्तों क्या हो गया, एक एक व्यक्ति के कानों तक वो बात पहुंच गई। इसी तरह से एक दूसरा शब्द दिया है जीविका, कि सर हम अपनी जीविका कैसे चलाएं, जीविका या फिर आजीविका। ये जीविका का मतलब क्या होता है, जीविका मतलब होता है दोस्तों रोजी रोटी। क्या होता है दोस्तों, जीविका मतलब क्या होता है, रोजी रोटी, ठीक है। या किसी ने कहा सर भरण पोषण नहीं हो सकता क्या, लिख लो, तुम्हारा वाला भी लिख देना है बस, भरण पोषण। और बताओ, ठीक है। अब अगर आपके भाव एक जैसे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा जिहाद, जिहाद कम सुना होगा, लफ्ज जिहाद ज्यादा सुना होगा, ठीक है। या एक पढ़ा होगा इतिहास में, जिहाद का नारा किसने दिया है, किसी बच्चे को याद,
जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बाबर ने दिया था, जब वो गया था राणा सांगा के साथ लड़ने। कौन सा युद्ध? खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में, तब दिया था उसने कौन सा नारा? याद रखेंगे, जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, जिहाद को अपने भाषा में हम समझें तो एक तरह से धर्म युद्ध से हम कर सकते हैं। जिहाद मतलब क्या है? धर्म युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दलील माने क्या होता है? ठीक है, आप कहते हैं ना ज्यादा दलील ना दीजिए सर, अपना आपका काम पढ़ाना, चुम मार के पढ़ाइए, नौटंकी ना करिए। अरे यार गुस्सा काहे करते हो भाई? दलील मतलब क्या होता है? दलील मतलब होता है कि दलील मतलब होता है प्रमाण। क्या होता है दोस्तों? नहीं पता था ना? हम लोग दलील बोलते हैं लेकिन क्या मतलब पता था आपको? प्रमाण होता है, याद रखिएगा। एक शब्द है दोस्तों, धूल धूसरित। ठीक है सर, ध्यान से पढ़ाइए वरना लोग आपको मिट्टी मिला देंगे, धूल धूसरित कर देंगे। धूल से सना हुआ, धूल धूसरित मतलब क्या हो जाएगा? धूल से सना हुआ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता कि लोग धूल धूसरित करें, सना हुआ। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि नितिन सर कभी किसी मुद्दे में नहीं पढ़ते हैं। शांति से हमारा काम पढ़ाना, हम उसे ही अपना कर्तव्य मानकर और उसी पे चलते हैं। ठीक है, और बाकी लोग क्या हो जाते हैं जो इस तरह का काम करते हैं ना, वो आज नहीं तो कल क्या हो जाते हैं? नदारद हो जाते हैं। नदारद मतलब गायब हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं। मेरे बारे में सर्च करिए, 5 साल से ऐसे ही पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूं, अगले भी 5 साल के बाद आपको स्टडी 91 एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा और इससे बड़े बड़े चैनल धराशायी हो जाएंगे। पेशेंस नहीं लोगों के पास। ठीक है, किसी को तुलना करनी नितिन सर से ना, नितिन सर के पेशेंस को खाली देखेगा, इस आदमी के पास कितना पेशेंस है। मैं पलट के देखता नहीं, अगर मैं निर्णय कर लिया कि मुझे काम करना है तो करना है, चाहे मुझे 1 रुपया का भी लाभ ना हो, लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो अंतिम क्षण तक मैं करता हूँ। जो मेरे साथ हैं मुझे जानते हैं मेरे बारे में। ठीक है, मैं बैकफुट नहीं होता। ठीक है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए पेशेंस। ठीक है, लोगों के पास पेशेंस है नहीं, लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं। अब मेरे पास ये रहता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमें धन की कोई इच्छा नहीं, लालच नहीं है, बस आपको पढ़ा के संतुष्ट हूं, मैं अपने मन का करता हूं। देखिए, आत्मा संतुष्ट होना चाहिए। हर काम किस लिए होता है? आत्मा की संतुष्टि के लिए ना, तो मेरा आत्मा इसे संतुष्ट है तो दिक्कत ही नहीं कोई। आगे बढ़िए, लिख रहा है निर्द्वंद माने क्या होता है दोस्तों? निर्द्वंद, निर्द्वंद माने होता है चिंता मुक्त। इसे क्या कर सकते हैं? चिंता मुक्त, निर्द्वंद, कि मैं किसी चिंता में नहीं हूं, चाहे पैसा आए चाहे ना आए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। ठीक है, पथ्य माने क्या होता है? तो रोगी के आहार को कहा जाता है। रोगी का आहार जो होता है दोस्तों, उसे पथ्य कहा जाता है। फतवा माने क्या होता है? पता है आपको? फतवा, कि उन्होंने फतवा जारी किया। फतवा मतलब एक तरह से आप याद कर सकते हैं, इसे धार्मिक आदेश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धार्मिक आदेश को उन्होंने फतवा जारी किया है, धार्मिक आदेश। जिहाद मतलब धर्म युद्ध होता है और फतवा मतलब धार्मिक आदेश। मूक किसे कहते हैं भैया? मूक कहते हैं दोस्तों गूंगा को। किसे कहते हैं? गूंगा को। रक्त रंजित, धूल धूसरित, धूल धूसरित मतलब धूल में सना हुआ। रक्त रंजित मतलब क्या होता है? रक्त में सना हुआ, खून में सना हुआ। ठीक है, तो रक्त रंजित किसे कहा जाता है? खून में सना हुआ, खून में सना हुआ। दोस्तों हर्ष तो सुना होगा, विषाद मतलब क्या होता है? हर्ष मतलब खुशी होता है, विषाद मतलब दुख होता है। ठीक है, तो याद रखेगा विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। इसलिए मैंने कहा अर्थबोध मेरे लिए नया चैप्टर है, आपके लिए भी नया चैप्टर है। हम लोग हिंदी में इस तरह के तमाम शब्द यूज करते हैं लेकिन पता नहीं होता किसका क्या जवाब होगा। ठीक है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट का हमने पढ़ा दोस्तों। अवहट्ट आता कब है? तो हमने पढ़ा दोस्तों अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था है। ठीक है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है जिसे हम किसका नाम देते हैं? अवहट्ट नाम देते हैं। ठीक है, और अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये मुझे बताइए, सवाल आपके लिए नया हो गया। याद रखेगा, सबसे पहले विद्यापति जी ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? विद्यापति, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों। याद रखेगा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इनकी रचना है कीर्तिलता। ठीक है, इनकी रचना है कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ऐसे कीर्ति नाम से कई सारी रचनाएं विद्यापति जी ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? किसकी बात कर रहा है? कवि नहीं पूछ रहा है, सूफी कवि की पूछ रहा है। ये इस्लाम धर्म से संबंधित कवि हुआ करते थे। और याद रखेगा, प्रथम सूफी कवि का जो खिताब है दोस्तों किसके पास है? वो असाइयत के पास है। किसके पास है दोस्तों? असाइयत को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। जिन्हें नहीं पता होगा रहीम दास को बता देंगे। ठीक है, क्या है, जानते हैं कि भाई सूफी निकालना है तो निकाल देंगे, कुछ गलत है। ठीक है, रहीम दास जी नहीं होंगे दोस्तों, ये अलग हो जाएगा। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? ये काव्य भी दोस्तों किससे संबंधित है? असाइयत द्वारा रचित काव्य है। कोई बच्चा जानता है असाइयत ने किसकी रचना किया था? इन्होंने रचना किया था हंसावली की। किसकी रचना किया था? हंसावली। आप कहेंगे सर कवितावली, कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने किया है।
कृष्ण गीतावली किसकी किसने रचना किया है? भी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह से हमने कई वाली पढ़ा, जैसे पद्मावती, ठीक है, पद्मावती तो फिर मलिक मोहम्मद जैसी साहब की रचना है, ठीक है। अखरावट किसकी रचना है दोस्तों? ये भी मलिक मोहम्मद जैसी साहब की रचना है। तो इस तरह से आप पढ़िए, ठीक है। लिख रहा है हिंदी की आदि कवयित्री हैं। कवित्री मतलब क्या होगा दोस्तों? या क्या है दोस्तों? फीमेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेल कवि तो है नहीं, फीमेल की बात कर रहा है। आदि मतलब सबसे पुरानी कवित्री का दर्जा किसे दिया जाता है? तो याद रखेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा आदिकाल में, तो आदिकाल में कोई भी कवित्री नहीं मिलेंगी। फिर आप आगे आएंगे दोस्तों तो आप पहुंचेंगे भक्ति काल में। जब भक्ति काल में आएंगे तब आपको कवित्री मिलेंगी, वहां मिलेंगी दोस्तों मीराबाई। कौन मिलेंगी दोस्तों? मीराबाई। तो मीराबाई दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आदिकाल में हम किसी कवित्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लिख रहा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? किसमें दोस्तों? खड़ी बोली में। खड़ी बोली मतलब खड़ी हिंदी बोली की बात कर रहा, और उसमें जो प्रथम महाकाव्य है ये कौन सा दोस्तों? ये प्रिय प्रवास है। कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास को दोस्तों प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसको हरिऔध जी ने लिखा है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रहेगा, जगह नहीं इसलिए हरिऔध लिख रहा हूं खाली, ठीक है। लिख रहा अपभ्रंश के प्रथम कवि कहे जाते, किसमें? यहां अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा था तो विद्यापति ने किया था, और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो यह सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मुझसे जो बन पड़ता है कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है, ऐसा मैं क्या पढ़ाऊं कि बच्चों को लाभ ही लाभ हो, वो चीजें मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए ई बुक लॉन्च किए गए, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। अभी और भी कई सारे नोट्स आ रहे हैं, आप विजिट करेंगे तो आपको और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और भी है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर से करेगा, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पीछे के वीडियो जो इस सीरीज के हैं वो जरूर से देखिए, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि हमने और जो है रस अलंकार चैप्टर में तो अलंकार की बात किया, या फिर और भी हिंदी के जो 40 चैप्टर हैं उनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और इसी हिसाब से हम रिपीट करते चल रहे हैं। मुझे लगता है तीसरी या चौथी सीरीज होगी एक एक चैप्टर की, ठीक है। तो पीछे जाकर अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।